यूपी में बीजेपी बड़ी सरसरी की तैयारी कर रही है और लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद में पार्टी विरोधी बयानबाजी कर रहे नेताओं पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। दरअसल बीजेपी के कई लोकसभा प्रत्याशी और नेता हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते हुए सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे थे। अब बीजेपी के कई नेताओं के सार्वजनिक पत्र और साथ ही वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिससे कि पार्टी नेतृत्व नाराज है। पिछले दिनों 40 टीमें बनाई गई थी। इन टीमों को रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी मिली थी। अब तक पश्चिम यूपी, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, बहराइच और साथ ही सीतापुर के नेताओं को चिन्हित किया गया है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन का राज स्पेशल 40 टीम के 26 सवालों के जवाब में छिपा हुआ है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने स्पेशल 40 टीम का गठन किया और उसे उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में रवाना किया है। ये टीमें लगातार अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही हैं और 26 बिंदुओं पर पड़ताल कर रही हैं कि आखिर किस वजह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा और किस वजह से भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत पहले की अपेक्षा कम हुआ। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इन द्विस्तरीय आधार बनाकर अब 26 बिंदुओं पर पार्टी की हार की और खराब प्रदर्शन की, कम वोट प्रतिशत की वजह तलाशने में जुटी हुई है। यूपी में बीजेपी की लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन का राज स्पेशल 40 टीम के 26 सवालों में छिपा हुआ है। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन की वजह तलाशने के लिए स्पेशल 40 टीम का गठन कर यूपी के सभी 80 लोकसभा सीटों को भेजा था और ये टीमें 26 बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। ये स्पेशल 40 टीमें 24 जून तक अपनी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को देने जा रही हैं। अब बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को स्पेशल टीम की रिपोर्ट का इंतजार है और इस रिपोर्ट के आने के बाद में बीजेपी उन भीतरघातियों और हार के जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई करेगी, जिनकी वजह से पार्टी को यूपी में बीजेपी की कम सीटें आई हैं। यूपी में बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन की समीक्षा के लिए स्पेशल 40 टीम बनाई है। स्पेशल 40 टीम ने 26 सवालों को तैयार किया है। ये सवाल हैं कि जमीन पर पार्टी कार्यकर्ता कितने सक्रिय थे, क्या सरकार के फैसले का जनता पर असर था, अफसरों के कामकाज से जनता में कितनी संतुष्टि रही, उम्मीदवार जनता से कितने जुड़े हुए थे और प्रत्याशियों ने कितने गांव में प्रचार किया, पार्टी नेताओं का जाति समुदाय में कितना आना जाना था, विधानसभा क्षेत्रों में वोट शेयर में क्या गिरावट आई है और लोकसभा चुनाव में विपक्ष को कैसे फायदा हुआ, विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ क्या कहानी गढ़ी। ये सभी सवालों का जवाब टीमें ढूंढने में जुटी हुई हैं। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद में निरहुआ ने जनता पर हार का ठीकरा फोड़ा है। बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि विपक्ष ने झूठ फैलाया कि संविधान खतरे में है। संविधान खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी संविधान की इज्जत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि जो इंडी गठबंधन ने जो झूठ फैलाया कि संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा। कहां संविधान खत्म हो जाएगा? अरे मोदी जी हैं जो संविधान की चिंता करते हैं, संविधान की इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये झूठ उन लोगों ने फैलाया था। उसके बाद कुछ झूठी गारंटी भी लोगों के बीच में बांट दिया था। बहुत सारी चीजें थी जिसमें जनता भ्रमित हो गई। सलेमपुर से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा ने पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाए हैं। रविंद्र कुशवाहा ने यूपी सरकार की मंत्री विजय लक्ष्मी और बलिया बीजेपी अध्यक्ष संजय यादव को अपनी हार का जिम्मेदार ठहरा दिया है। मेरा विरोध कराया और विरोध करा के हर बूथ पर जहां पर उसके कुछ लोग हैं उन लोगों ने हराने का काम किया। तो हम समझते हैं कि 3500 मात्र 3500 से जो मेरी हार हुई है, इसके पीछे बलिया के जिलाध्यक्ष संजय यादव और सलेमपुर की विजय लक्ष्मी गौतम जो राज्य मंत्री है, इनका हाथ है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज यूपी की सबसे हॉट सीट अयोध्या की समीक्षा हो रही है और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में अयोध्या सीट की समीक्षा कर रहे हैं। अयोध्या में विधानसभावार समीक्षा हो रही है। मिल्कीपुर, रुधौली, बीकापुर और साथ ही अयोध्या की समीक्षा की जा रही है और साथ ही कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या कारण रहा जिसके चलते अयोध्या सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो फैजाबाद सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पूरी उम्मीद थी कि राम मंदिर का असर यहां पर होगा, जनता में खुशी, क्योंकि विकास भी बीजेपी की तरफ से यहां पर काफी कराया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जब हार हुई तो कारणों का पता लगाने के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में केवी शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केवी, बताइए, इससे पहले जब लोकसभा के रिजल्ट आए, हैरानी सभी को थी कि बीजेपी ने अयोध्या सीट, फैजाबाद सीट पर हार मिली है। इसके बाद में अब समीक्षा की जा रही है। समीक्षा बैठक को लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा है, जिसमें 4 विधानसभा में बीजेपी की बहुत शर्मनाक हार हुई थी। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी अयोध्या पहुंच चुके हैं और वो मिल्कीपुर सुरक्षित सीट की समीक्षा कर चुके हैं और अब वो भाजपा कार्यालय पहुंचने वाले हैं बीकापुर विधानसभा क्षेत्र की बैठक करने के लिए। उसके बाद वो 5 बजे शाम को सर्किट हाउस में अयोध्या विधानसभा क्षेत्र की जो समीक्षा बैठक करेंगे, उसके बाद रात्रि प्रवास यहाँ पर करेंगे और कल रुधौली और दरियाबाद विधानसभा बैठक है। तो कुल मिला के जिस तरह से शर्मनाक हार हुई थी भाजपा की फैजाबाद लोकसभा में, तो समीक्षा बैठक क्योंकि उत्तर प्रदेश की हॉट सीट मानी जाती है, अयोध्या राममयी रही है, यहाँ पर राम मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। तो ऐसे में जो है भाजपा क्यों हारी, इसकी वजह जानने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक समीक्षा बैठक हो रही है। मिल्कीपुर विधानसभा की बैठक हो चुकी है। सेकंड फेज जो है वो बीकापुर विधानसभा की बैठक होने वाली है। तो कुछ देर में भूपेंद्र सिंह चौधरी अपनी टीम के साथ भाजपा कार्यालय पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर बैठक हुई, उसके बाद शाम 5 बजे सर्किट हाउस में अयोध्या विधानसभा की बैठक करें। क्यों बोला कि भाजपा फैजाबाद लोकसभा में क्यों हारी, इसकी समीक्षा बैठक करने के लिए भूपेंद्र चौधरी अयोध्या में खुद पहुंचे हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश की हॉट सीट रही है, जिस तरह से फैजाबाद लोकसभा हारी है, पूरे देश स्तर विदेश स्तर पर यहाँ पर बहुत ही अयोध्या वासियों को बहुत खरी खुबरी सुनाई गई कि भाजपा क्यों हारी यहाँ पे। तो कई चीजें सामने आ रही है। अब भाजपा या समीक्षा क्या निकल के आता है कि भाजपा यहाँ क्यों हारी। लेकिन केवी, रिजल्ट आने के बाद से लगातार ये एक बड़ा सवाल बना हुआ था, जिसको लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आए। इसके अलावा पार्टी की तरफ से सर्वे भी कराया जा रहा है। तो क्या बड़े फैक्टर निकलकर सामने आ रहे हैं अयोध्या में बीजेपी की हार के? देखिए, अभी तक तो जो सामने आया है वो व्यक्तिगत कारण जो प्रत्याशी रहे हैं लल्लू सिंह, उनके व्यक्तिगत कारणों के कारण भाजपा यहाँ पे हारी है। क्योंकि जिस तरह से उनके बयान आए थे संविधान बदलने को लेकर, ये बयान का आया था, ये बयान सोशल मीडिया काफी जो है वायरल हुआ था, इसका काफी खासा असर पड़ा। उसके बाद जो इनके व्यक्तिगत व्यवहार थे, ओवर कॉन्फिडेंस इनको ले डूबा है। तो कुल मिला के ये इनका बयान कई बार आ चुका है कि आपने मुझको वोट नहीं दिया, आपने मोदी को वोट दे रहे हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस इनको ले डूबा। कुल मिला के जिस तरह की हार हुई, अभी तक जो आया है वो भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह के व्यक्तिगत के कारणों का सामने आ रहा है। दूसरे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भाजपा नेता कहते हैं कि बिल्कुल, संविधान इस बार लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा चर्चा में भी बना रहा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बीजेपी में हार पर आरोप प्रत्यारोप को लेकर मुजफ्फरनगर से एसपी के सांसद हरेंद्र मलिक का कहना है कि पूर्व विधायक संगीत सोम ने उनकी कोई मदद नहीं की है। कार्रवाई करना या फिर ना करना बीजेपी का अंदरूनी मामला है। न्यूज़ 18 के साथ में हरेंद्र मलिक ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा इस दौरान वो आपको सुनाते हैं। जिस तरह बयानबाजी हो रही है, कभी हमने हारने के बाद इस तरह बयानबाजी नहीं की, ना जीतने के बाद की। आपको आज भी मैं कोई बहुत अति उत्साहित नहीं दिख रहा हूँ और कल भी साधारण था, आज भी साधारण। एक बात बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा कि वोटिंग से पहले जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे सरदना में, संगीत सोम से आपकी मुलाकात हुई थी? संगीत सोम से मेरी कभी ऐसी मुलाकात नहीं हुई चुनाव प्रचार के दौरान। मैं बता रहा हूँ, चुनाव प्रचार के दौरान नहीं हुई। हाँ, मुझे वो एक तेहरामी मिले थे, तेहरामी थी ठाकुरों में, वो भी गए थे, मैं भी गया था। खबर ये भी आई कि वहाँ पर क्षत्रियों के भी भीतर नाराजगी है, इसको लेकर चर्चा चुनाव के दौरान लगातार चल रही नहीं हुई। कोई सभ्य आदमी तेहरामी में जिसके मौत में जाए उसमें वहाँ राजनीतिक बात नहीं कर सकता, अगर कोई सामाजिक आदमी है।
नहीं, संगीत सोम ने अपनी पार्टी की मदद की। अगर संगीत सोम मेरी मदद कर देता, उसकी गलती है, उसे मदद कर देनी चाहिए थी। जो बुराई आज मिल रही है कल मिलती तो मैं 1 लाख से जीत जाता। तो खबर तो आ रही है कि बीजेपी कार्रवाई कर सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के 2 नेताओं को। वो बीजेपी का मामला में तो चारा दोनों काट दे, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। कोई मदद नहीं की संगीत सोम ने? नहीं, मेरी मदद नहीं की, ना संगीत सोम ने की, ना कपिल देव ने की, ना मदन भैया ने की, ना उमेश मलिक ने की, ना राजीव शुक्ला ने की। हमारी किसी ने मदद, हमारी मदद की समाजवादी साथियों ने। लखनऊ के अकबर नगर में अवैध निर्माण हटाने का काम पूरा हो चुका है और अब मलबा हटाने का काम भी शुरू हुआ है। यहां पर कुकरेल नदी की जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाई गई थी, जिस पर बुलडोजर चलाया गया और इस कार्रवाई के तहत में अवैध रूप से बने 1169 घरों और साथ ही 101 कमर्शियल निर्माण पर बुलडोजर चलाकर गिराया गया। शासन के निर्देश पर सर्वे के दौरान में नदी की जमीन पर बड़ी संख्या में अवैध निर्माण की बात सामने आई थी। अब योगी सरकार इस क्षेत्र को इको टूरिज्म का हब बनाएगी। लखनऊ के चिड़ियाघर को भी इसी जगह पर शिफ्ट किया जाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुकरेल नदी के पुनर्जीवन के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है और सीएम के प्रयासों का असर भी दिखा और कोर्ट ने भी योगी सरकार की कार्रवाई को सही माना। अब अवैध रूप से जो निर्माण किए गए थे उन सभी को जमींदोज कर दिया गया है और प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पूरी तरीके से अतिक्रमणों को समाप्त कर दिया है। साथ ही साथ जो वहां गरीब लोग रहते थे उनके साथ संवेदनशीलता बरतते हुए सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइन के अनुसार सभी को आवास भी उपलब्ध कराया गया है। लेकिन जिस तरीके से पूर्व की सरकारों ने भूमाफियाओं से साठगांठ की थी, अवैध प्लॉटिंग की थी और जनता से धन का दोहन करके वहां अवैध निर्माण कराए थे, ये इस भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति आज कुकरेल नदी जो नाले के रूप में परिवर्तित हो गई थी उसे अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। एक था अकबर नगर, ये एक था अकबर नगर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा और उनके दृढ़ निश्चय का ही असर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट से लगाकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी और अवैध रूप से बने इस अकबर नगर को पूरी तरीके से अब अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर तमाम जो पहले पिछली सरकारों में अवैध रूप से निर्माण हो गए थे, कॉम्प्लेक्स बन गए थे और यहाँ पर तमाम तरीके के जो निर्माण हुए उनको अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा का ही असर है कि पूरी तरीके से हटाया गया। इस अकबर नगर के क्षेत्र में अवैध रूप से 1169 आवास बने थे और 101 कॉमर्शियल निर्माण हुए थे। इस अकबर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा यह है कि ये जो कुकरेल का क्षेत्र है, जो कुकरेल की नदी है, इसे पुनर्जीवित किया जाए, जो कि अपने अस्तित्व को खो रही है, इसे बेहतर किया जाए। और इसके अलावा इस अकबर नगर के जो बेतरतीब बसा हुआ था, अवैध रूप से बसा हुआ था, यहाँ पर सुनियोजित तरीके से सरकार तमाम विकास के काम कराएगी। इस पूरे क्षेत्र को इको टूरिज्म के हब के रूप में योगी सरकार स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अकबर नगर जो कि अवैध निर्माण इस पूरे क्षेत्र में रहे, इस अवैध निर्माण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले को सराहा और अब अकबर नगर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इको टूरिज्म हब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लखनऊ के चिड़ियाघर को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, यहाँ कुकरेल नदी पुनर्जीवित की जाएगी। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। माफिया अतीक अहमद को लेकर नया खुलासा हुआ है। आरोप के मुताबिक अतीक अहमद ने प्रयागराज के लूकरगंज में एक बिल्डर को धमकाकर फ्लैट लिया था और अतीक ने 60 लाख रुपए की कीमत का फ्लैट केवल 5 लाख रुपए में ही खरीदा था। इतना ही नहीं, उसने बिल्डर को धमकी भी दी थी कि अगर फ्लैट नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा। बिल्डर ने पुलिस को भी दिए बयान में अब इसका खुलासा किया है। पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत में फ्लैट को कुर्क करने की तैयारी में जुट गई है। अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों की जांच के दौरान में पुलिस को लूकरगंज में एक फ्लैट का पता चला था और पुलिस के सामने दिए गए बयान में बिल्डर ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुबह सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर के बयानों को लेकर घमासान जारी है। सहयोगी दलों पर हार का ठीकरा फोड़ने के साथ में सिंबल बदलने तक की बात राजभर कर चुके हैं, लेकिन अब अहम बात यह है कि वो ऐसी बयानबाजी क्यों कर रही हैं। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के विवादित बयान चर्चा का विषय बने हुए हैं। बीजेपी को छोड़कर एसपी के पास गए राजभर एक बार फिर एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन समय समय पर विवादित बयान देकर सुर्खियों में बने रहते हैं और ऐसा करके वो पिछड़ी जातियों समेत अपने वर्ग में अपने कद को, पैठ को मजबूत करने का काम करते हैं। हाल ही में सुर्खियों में उनका वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि घोसी में चुनाव हारने के पीछे सहयोगी पार्टियां जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। हद तो तब हो गई जब राजभर ने अपने बयान में मोदी योगी का भी जिक्र कर दिया। हमारी पार्टी ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट दिया और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, ऐसा धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की भी जरूरत है, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है। इससे पहले ओपी राजभर अपनी पार्टी की समीक्षा बैठक में बेटे की हार के लिए अपने चुनाव चिन्ह को ही दोषी ठहरा चुके हैं। उनकी माने तो छड़ी ही उनके लिए लाई है मुसीबत की घड़ी। हम लोगों को अपना सिंबल बदलना है। बोलो कितने लोग तैयार हो जाए, हाथ उठाओ। आज से हम लोगों को अब छड़ी अपने दिमाग से निकालना है, ठीक ना? अब हम लोगों को उसका नाम नहीं लेना। अब आगे आने वाले दिनों में हम लोग चुनाव आयोग का जो फ्री सिंबल घोषित होता है उसमें से हम लोग बैठ करके चिंतन करके उस सिंबल लेके आ रहे हैं जल्दी, 1 महीने के अंदर। तो फिर उसका हम लोग प्रचार करेंगे, क्योंकि हम लोग कई चुनाव में इसको झेले हैं। ओपी राजभर के पार्टी सिंबल बदलने वाले बयान पर उनके साथी रहे महेंद्र राजभर का तंज सामने आया। मौजूदा वक्त में अपनी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी चला रहे महेंद्र राजभर ने ओपी राजभर को लेकर कहा कि पार्टी सिंबल बदलने से कुछ नहीं होगा, हमारी पार्टी में आ जाइए, आपको पूरा सम्मान मिलेगा। छड़ी क्या चेंज करते हैं राजभर जी? आप सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में आ जाइए। छड़ी चेंज करने से कहा आप दिला देंगे? छड़ी को लेकर के 22 वर्ष तक आपने संघर्ष किया, एक भी नेता आपने नहीं पैदा कर पाया। जब आप लड़ाई लेकर के, आंदोलन लेकर के घर से निकले तो आप यही कहते थे कि सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी लोडर पैदा करने का काम करती है, हम लीडर पैदा करने का काम करेंगे। असली महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हो, 22 वर्ष से पार्टी चला रहे हो, एक भी लीडर अगर बना दिए हो तो बताओ छड़ी क्या चेंज करते हो? पार्टी चेंज कर दो, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी तुम्हारा स्वागत करेगी। ओपी राजभर अपने बयानों से अति पिछड़ी जातियों पर असर डालने की फिराक में रहते हैं, जिनका कोई मजबूत नेतृत्व नहीं है, लेकिन राजभर के बयान अक्सर उन्हें ही परेशानी में डाल देते हैं। निषाद पार्टी के संजय निषाद वो अपने काम से काम रखते हैं, ज्यादा बोलते नहीं हैं, जबकि अनुप्रिया पटेल तो बिल्कुल नहीं बोलती हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर आप देखिए, जब वो अखिलेश जी के साथ थे, अखिलेश जी से अलग हुए, या फिर जब वो बीजेपी के से अलग हुए थे या बीजेपी के साथ हैं, हर परिस्थिति में सबसे ज्यादा बयान उन्हीं के मिलेंगे और बड़े रोचक बयान देते हैं और कई बार सामने वाले पे जरूरत से ज्यादा हमला कर देते हैं, तो उधर से भी प्रतिक्रियाएं आती। यही वजह है कि ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। ओपी राजभर कांशीराम के साथ चले हैं और बीएसपी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। यही वजह है कि पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंक में उनका जनाधार है। लेकिन इतना नहीं कि अकेले अपने दम पर लोकसभा की सीट जीत सकें। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।